तो इसमें जैसे मान लो हमारे घर में एक फ्रिज खरीदने जाते हैं हम लोग, ठीक है। अगर फ्रिज खरीदते समय में आपके मम्मी पापा पहले क्या करते हैं, राय ले लेते हैं। आप लोग इवन आजकल क्या होता है कि अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग सामान खरीदने से पहले भी घर के लोगों से पहले राय लेते हैं कि आपका क्या डिसीजन है। मान लो कि अगर हस्बैंड का पसंद है एलजी और बीवी का रहे कि नहीं हमको चाहिए दूसरा को वर्लपूल का चाहिए फ्रिज, तो आपका मजबूरी रहता है वहां पे दोनों के सहमति से कोई काम होता है। पावर का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमारे तो अगर सामान खरीदते समय में मान लीजिए कि कोई हस्बैंड और अपनी बीवी से राय नहीं लेता है तो देखते हैं कि घर में कितना घमासान होता है, कितना मार होता है या प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो पावर शेयरिंग करने से आपके घर में झगड़ा कम होगा या नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है आपके देश पर। हमारे देश में अगर किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं, कम्युनिटी बोलोगे तो जात धर्म रिलीजन रेसेस के लोग हैं, तो हम अपना देश का मिनिस्टर में सबको अगर हम लोग रखेंगे तो सब कोई बढ़िया से काम करेगा, किसी को फील नहीं होगा कि हमको जो है ना यहाँ पे छांट दिया जाता है। ऐसे मान लीजिए आप कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, ठीक है, आप 4 भाई कोई है, ABCD कोई 4 भाई है, भाई ए जो है ये दरोगा है, ठीक है, बी जो है ये फार्मर है, बी जो है ये फार्मर है, सी अभी स्टूडेंट है छोटा भाई और डी अभी स्टूडेंट है। ये भाई ज्यादा पैसा कमाता है दरोगा। अगर घर में कोई काम होता है तो मैक्सिमम लोग जितना भी घर के लोग हैं, इनके मम्मी पापा ABCD के जो मम्मी और पापा है, तो ये लोग क्या करता है ज्यादा दरोगा का बात सुनेगा क्योंकि ज्यादा पैसा कमाता है। तो ये दोनों भाई जो है ना, भले ये भाई जो फार्मर है ये नहीं कुछ बोलते होंगे, चलो भाई इनको पता है कि हमारा भाई वह ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन इनकी बीबी को वो चीज अच्छा नहीं लगता होगा। कभी आपके साथ ऐसा सिचुएशन होगा आपके मोहल्ला में तो जाके देखिएगा। इवन इतना देखिए, अगर आप फुटबॉल टीम में जाते हैं 15 आदमी जाता है, मान लो तुम गांव से बोलते हैं चल भाई खेलने चला जाए 15 आदमी 20 आदमी चला जाता है। हम लोग पहले बचपन में जाते थे, और जब जाएगा ना वहां पे फुटबॉल टीम वहां पे क्रिकेट में, तुम लोग ज्यादा क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते थे, जैसे जाएगा तो क्या करेगा बड़का सबको छाड़ देगा, हम लोग बच्चों को तुम लोग बैठो वहां पे गेंद लेके आना बाहर से। तो उस समय 11 में से 4 आदमी को छाड़ दिया, 15 में से 4 आदमी को बहुत हम लोग जो है ना बाउंड्री में बैठे होते थे और खूब गोरी आते थे लोग। मैंने ये रियलिटी बात है। जब आपको कहीं भी डिसीजन मेकिंग में आपको पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, इंग्लिश वर्ड है पार्टिसिपेशन मतलब सहभागिता आपको नहीं मिलेगी, तो यू विल नॉट बी हैप्पी। कहीं डिसीजन मेकिंग हो रहा है, कोई निर्णय लिया जा रहा है, तो उसमें हर आदमी की राय लेना जरूरी है डेमोक्रेसी में। और डेमोक्रेसी में इसलिए पावर शेयरिंग करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 2 कंट्री के बारे में पढ़ते हैं NCERT के अनुसार, एक आपका बेल्जियम और एक श्रीलंका, ठीक है। तो सबसे पहले उन दोनों कंट्री का हम लोग इथनिक कंपोजिशन देखेंगे। इथनिक कंपोजिशन का मतलब हो गया कौन धर्म के लोग वहां रहता है या कौन सा लैंग्वेज बोलता है या कौन सा कल्चर फॉलो करता है, इथनिक कंपोजिशन दोनों पढ़ना है। आपको पता है कि बेल्जियम कहाँ पे है, तो बेल्जियम है आपके यूरोप में। बेल्जियम के ऊपर है नीदरलैंड हॉलैंड, और बेल्जियम के नीचे फ्रांस और इधर साइड में है जर्मनी। बेल्जियम यहाँ पे हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं जी। ये है बेल्जियम, यूरोप का कंट्री है। इन दोनों का पहले हम लोग कंपेयर करेंगे इथनिक कंपोजिशन यहाँ पे क्या क्या है, कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैप में देखिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है बेल्जियम, 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है बेल्जियम का, 1 करोड़। अभी जब आपके NCERT लिखता है तब 1 करोड़ पॉपुलेशन बताता है, ठीक है। श्रीलंका में 2 करोड़ बताता है यार, NCERT में अभी 2 करोड़ बताता है। अच्छा निकालने दो।
यहाँ बेल्जियम के ऊपर एक कंट्री है नीदरलैंड, और ये है हॉलैंड। बेल्जियम के ऊपर नीदरलैंड और हॉलैंड। नीदरलैंड और हॉलैंड जो भाषा दोनों कंबाइन रूप से बोलते हैं उसका नाम है डच भाषा, डच लैंग्वेज। जानिएगा, डच बोल के कोई कंट्री नहीं है। हम लोग जो पहले पढ़ते थे स्कूल में ना, तो ये डच डच कर रहा था तो हम लोग समझते थे डच कोनो कंट्री का नाम है। डच कोनो कंट्री का नाम नहीं। जैसे संस्कृत हमारी पहले भाषा थी, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा, नॉट नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। तो हिंदी बोल के क्या कोई देश है? नहीं है। उसी तरह नीदरलैंड और हॉलैंड दो देश में डच भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। उसी के नीचे यहाँ पे बेल्जियम है। बेल्जियम को हम लोग सुविधा के लिए दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। और नीचे बेल्जियम के नीचे यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे है फ्रांस, और इधर है जी जर्मनी, ये है जर्मनी। यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ये जो बाएं साइड अटलांटिक ओशन है। और यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बताए थे जब हिटलर पढ़ा रहे थे, तो कि यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, और अटलांटिक ओशन के बगल में यहाँ पे है इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम है। बेल्जियम का पहले बेल्जियम का पूरा रक्षा, मतलब पूरा बेल्जियम का सुरक्षा का देखभाल पहले इंग्लैंड करता था, ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तब उससे पहले। देखिए ये बेल्जियम का पार्ट है, यह बेल्जियम। उपारला रीजन को बोलते हैं फ्लेमिश। कैसे याद कीजिएगा, नीचे है फ्रांस लेकिन उपारला है फ्लेमिश, एफ से फ्रांस, लेकिन नीचे वाला रीजन फ्रांस नहीं है, फ्लेमिश नहीं है। फ्रांस के बगल में जो है वो फ्लेमिश नहीं है। और बेल्जियम के जो उपारला रीजन है ना, ये क्या है? फ्लेमिश रीजन है। पहले इसे समझो, बड़े मैप में समझा रहे हैं। इधर है फ्रांस, इधर है जर्मनी, इधर है नीदरलैंड, हॉलैंड है, ये दिख रहा है मैप में। तो आपको पता है कि बेल्जियम कोई पहले बहुत दिनों से, सदियों से सेपरेट देश नहीं रहा है। नीदरलैंड से अलग हुआ था, याद आ रहा है? अभी हम लोग पढ़े थे, आपको हिस्ट्री के पहला चैप्टर में नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़े थे कि बेल्जियम आपको नीदरलैंड से अलग हुआ है, ठीक है। तो नीदरलैंड से जब अलग होगा तो नीदरलैंड के लोग तो उसमें आएंगे ही आएंगे। पाकिस्तान अपना हिंदुस्तान से अलग हुआ है, तो पाकिस्तान में जो भी लोग गए इंडियन लोग न है, पहले तो इंडियन है, उनकी अपनी कोई कल्चर है। 1000 साल पहले पाकिस्तान को बोलोगे आपका कल्चर क्या है, तो कहेगा 1000 साल पहले इंडिया हमारा बाबूजी थे, है कि नहीं? 1000 साल पहले पाकिस्तान का कल्चर क्या था? इंडिया। 2000 साल पहले पाकिस्तान का कल्चर क्या था? इंडिया। पाकिस्तान का अपना वजूद कब से है? 50 साल से, मैंने 80 साल अब हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेल्जियम को पहले समझिए। बेल्जियम में दो पार्ट, सबसे ऊपरला पार्ट यहां को बोलते हैं फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश रीजन जी। लेकिन फ्रांस नीचे है, लेकिन पार्ट ये ऊपरला है। फ्लेमिश रीजन बेल्जियम का अपर पार्ट है, अपर पार्ट है। इसमें रहते हैं आपको डच भाषा बोलने वाले कितने? 59% लोग रहते हैं, और ये डच भाषा बोलते हैं, डच भाषा। ऊपरला आदमी जो बेल्जियम का जो ऊपरला पार्ट है, 59% लोग रहते हैं पूरे बेल्जियम के कंपेयर में। जितना भी है 1 करोड़ पॉपुलेशन है, इस 1 करोड़ का 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और वो भाषा बोलते हैं डच भाषा, ठीक है। और बेल्जियम का जो निचला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको वलोनिया रीजन बोलता है, वलोनिया। और इसमें रहते हैं 40%, और ये बोलते हैं फ्रेंच भाषा। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है, ऊपर तो डच लोग हैं, हॉलैंड और नीदरलैंड ऊपर है, तो ऊपरला जो पट के आएगा तो वही भाषा बोलेंगे डच, और नीचे फ्रांस, हाँ बता रहे हैं। और निचला फ्रांस है, तो निचला जो फ्रांस है, तो नीचे का जो लोग ऊपर जाएंगे, इतनी सिटी के लोग जो ऊपर जाएंगे तो क्या बोलेंगे? फ्रेंच भाषा बोलेंगे। और 1% लोग बाबू इधर साइड में जर्मनी के हैं, तो ये 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं। यानी कि बेल्जियम का जब, लेकिन एक चीज और देखिए, बेल्जियम पूरा देश का रिलीजन मैक्सिमम क्रिश्चियनिटी है,
एक तो चीज कॉमन है, क्रिश्चियनिटी सब लोग है, क्रिश्चियन लोग है, खाली लैंग्वेज में इन लोग का ये है। 59% बोलेंगे आपको डच फ्लेमिश रीजन में, 40% वलोनिया रीजन में बोलेंगे आपको फ्रेंच, और 1% इसमें कौन डाउट हो रहा है, क्लास के बाद पूछेगा, और 1% लोग बोलेंगे जर्मन, जर्मनी के बगल में। लेकिन एक और ये तो एक कॉम्प्लेक्स है, ये है मार झाड़ा करने का एक चीज तो आइए है। दूसरा चीज, जिधर फ्लेमिश रीजन है, जिधर डच भाषा के लोग ज्यादा है, उसी के बीच में ब्रसेल इनका कैपिटल है जी। जहां पे डच भाषा ज्यादा लोग बोलता है ना, उसी के बीचवा में एगो शहर का नाम है ब्रसेल। यहाँ पे बाबू ब्रसेल, यह है ब्रसेल, बेल्जियम का शहर है, कैपिटल है ब्रसेल, ये बेल्जियम का कैपिटल है, ठीक है। और बेल्जियम के कैपिटल में जब सब लोग, देखिए इधर कौन सा रीजन है, डच, लेकिन इसमें डच की संख्या कम है, मात्र 20% डच है और 80% फ्रेंच है। देख रहे हो, जो पूरे नहीं, जर्मन 1% का कौन वैल्यू नहीं है, बहुत 0.001 होगा, उसका कोई ये नहीं है। जब देखिए जो लोग पूरे, काल हंस रहे हैं तुम, काल हंस रहा है, काल हंस कर रहे हो, जो पूरे देश में जिनकी संख्या है ज्यादा, कैपिटल में उनकी संख्या है कम, और जिनका पूरे देश में संख्या है कम, कैपिटल में उनकी संख्या ज्यादा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता है लफड़ा, कब 60 से 70 के बीच में, 50 से 70 के बीच में यहाँ पे हो जाता है लफड़ा। काहे लफड़ा इसलिए होता है कि ये फ्रेंच जो लोग है, जो 40% फ्रेंच लोग है, ये एजुकेटेड लोग है और पैसा वाले लोग है, इनके पास बड़े बड़े शहरों में और देहातों में बड़ा बड़ा जमीन का इनके पास भंडार है। जैसे आप पढ़े हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तो ये फ्रेंचवा सबके पास है। मैक्सिमम संपत्ति जो है ना, ये पूरे बेल्जियम का फ्रेंच लोगों के कब्जा में है। तब ये लोग जो 59% जो आपको फ्लेमिश रीजन में जो डच भाषा लोग हैं, इनको क्या फील होने लगता है, इनको फील होने लगता है कि आने वाले समय में ये फ्रेंच जो है ना और बड़े हो जाएंगे, हमारी इस देश में कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोनों में टेंशन शुरू होता है 50 से 70 के बीच में, 1950 से 1970 के बीच में दोनों कम्युनिटी के बीच में लड़ाई शुरू होती है, मार झगड़े शुरू होते हैं, सिविल वार होता है, दंगे फसाद होते हैं, ठीक है ना। होता है, तुम लोग में नहीं दिया गया है, इसमें भी थोड़ी बहुत होता है, हमने पढ़ा है, मतलब इतना अब श्रीलंका की तरह एक बार नहीं लिट्टे हो जाता है, इसमें एनसीईआरटी नहीं दिया, लेकिन होता है, इसमें लड़ाई होता है। ज्यादा लोग नहीं मरे थे, कम लोग मरे थे, बहुत 170-180 लोग मरे थे इतना दिन में, कम हुआ। और भी आपका जो मणिपुर में घटना हुआ है, मात्र 2 से 3 महीना में 170+ लोग मारे जा चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 वो चीज आपको याद रखना है। फ्लेमिश रीजन में कौन आता है, बोलो तो कितना %? अच्छा, इसको हटा देंगे तब पूछेंगे, ये 3 वो चीज याद रहेगा। अब आज श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। अभी इसका हम अभी खाली कंपोजिशन बताए हैं, अभी आप लोग इसका बताएंगे एकोमोडेशन। लड़ाई शुरू हो जाता है, ये लोग क्या करेगा, पहले दोनों का प्रॉब्लम देख लीजिए, दोनों कंट्री का इथनिक कंपोजिशन देख लीजिए, कैसे कैसे डिफरेंट है, कैसे कॉम्प्लेक्स लोग रहते हैं श्रीलंका में और बेल्जियम में, कैसे कैसे लोग रहते हैं, ठीक है ना। श्रीलंका आप लोग जानते हैं इंडिया का नीचे है। 1948 में श्रीलंका अपना आजाद हो गया था, किससे? इंडिया से आजाद हुआ था रे, ब्रिटेन से। श्रीलंका बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटेन इन 1948, 1948 में ब्रिटेन को जब हम लोग लात मार के भागाए, तो सोचा लो कि भैया श्रीलंका से भाग जाओ, या तो इंडिया होगा, कल हमको श्रीलंका पे क्या करेगा, धोएगा आकर। तब ब्रिटेन के लोग श्रीलंका से भी बोरिया बिस्तर बांध के 1948 में भाग जाते हैं, ठीक है। आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ से पानी है, यहाँ पर आपको इंडियन ओशन है, यहाँ भी इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल यहाँ टच करता है। अपने से इंडिया से श्रीलंका पानी के द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इंडिया श्रीलंका।
देखिए होता क्या है, राम सेतु है यहाँ पे। राम सेतु आपको पूरा कंटिन्यूअस सही है। जब इंडिया का जब मैप देखोगे ना यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे एक ऐसे निकला हुआ है, ठीक है ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं राम सेतु, बोलते हैं राम सेतु, ऐसे निकला हुआ है। वहां तक पहले ट्रेन जाती थी, इधर फिर सुनामी हुआ, इधर बीच में टूट गया, फिर कनेक्शन कर रहे हैं लोग, है बीच में गए थे। मन्नार का खाड़ी है, क्या पता, यहाँ बीच में मन्नार का खाड़ी आप लोग बताए थे। यही बीच में किसका खेती होता है? समुद्री गाय का। यहाँ पे अभयारण्य भारत सरकार के द्वारा खोला गया है, उसको कुछ तो नाम दिया गया है, समुद्री गाय यहाँ पे रहती है इस बिचवा में। चलो छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ। समुद्री घोड़ा अलग है, समुद्री गाय अलग है। चल अब उस पर ध्यान देंगे, इस पर ध्यान दे। चले यहाँ पे देखिए, ये श्रीलंका की इतनी कंपोजिशन देखिए, श्रीलंका में 74% सिन्हाला स्पीकिंग लोग रहते हैं, सिन्हाला लोग। और सिन्हाले लोगों का जो धर्म है वो है बुद्धिस्ट का है, ये बुद्धिस्ट हो, बुद्ध भगवान को ये लोग मानते हैं। 74% सिन्हालिस है श्रीलंका में, ठीक है। उसके बाद 18% तमिल्स रहते हैं श्रीलंका में। ये लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, और ये तमिल्स लोग 18% तमिल्स लोग तमिल भाषा बोलते हैं। और यहाँ पे जो तमिलनाडु स्टेट है बाबू, ये तमिलनाडु स्टेट यहीं से विस्थापित होकर गए थे। जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे तो चाय की खेती कराने श्रीलंका में इस तमिलों को लेकर गए थे। इनकी संख्या 18% है तमिल की, लेकिन उसमें 13% तमिल, यहाँ पर 13% जो तमिल है वो है श्रीलंकन, ये श्रीलंकन तमिल है। और 5% जो तमिल है वो इंडियन तमिल है। जो तमिल लोग हैं इनका जो धर्म है, मैक्सिमम का धर्म हिंदू और मुस्लिम धर्म है इसमें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 7% क्रिश्चियन लोग रहते हैं, जो तमिलियन भी है और सिन्हालिस भी है। 7% क्रिश्चियन लोग। तो ये देखिएगा यहाँ पे 1% और आबी जाबी लोग रहते होंगे, मैंने और किसी इथनिसिटी का। तो 70% आपको सिन्हालिस बौद्ध धर्म को मानते हैं। 18% तमिल, हिंदू और मुस्लिम है। इस 18 में भी 13% श्रीलंका का नेटिव तमिल्स है, और 5% बाबू इंडियन तमिल्स है, वहां के प्रॉपर श्रीलंका प्रॉपर। अब देखिए, अभी इसका प्रॉब्लम आप लोगों ने देखा कि यहाँ भी लड़ाई हुआ था, इसका सोल्यूशन हमने नहीं देखा। यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था 50 से 70 के बीच में, दोनों के बीच में टेंशन, दोनों के बीच में लड़ाइयां, दोनों के बीच में थोड़ा सा सिविल वार, ज्यादा वहां नहीं, क्योंकि यूरोप में लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपने में सब नहीं लड़ेगा, अंग्रेजों सब बहुत हरामी होता है सब। क्या करेगा ना, दूसरे कंट्री में मार फंसाएगा, दूसरे कंट्री में जाकर मार फंसाता है लोग। देखिए अफगानिस्तान में 20 साल आके मार फंसाया, इराक को बर्बाद किया, ईरान को बर्बाद किया, सीरिया में मार फंसाया है, रसिया उसमें इन्वॉल्व है। तो ये अंग्रेज सब बहुत होशियार होता है, अपना देश में तो नहीं लड़ेगा, दूसरे देश में जाकर मार फंसाता है, ठीक है। ले और लोग देखो ना, पीछे से वो लोग आवाज आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, जो भी तमिलियन लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है। यहाँ पे कोस्टल एरिया है, ये हो गया नॉर्थ, ठीक है ना, और ये हो गया ईस्ट, इस रीजन में ज्यादा है जी। ये तमिलियन लोग कोस्टल एरिया में ज्यादा है, रहते हैं, ठीक है। ठीक रहने दो, उसको पता पूरा करो। आ रहा है उसका, ये गर्मी तरह लग रहा है। आप सुनिए प्रॉब्लम क्या होता है। जैस आ जाए तुम लोग पास,
जैसे 1948 में श्रीलंका हुआ आजाद, वहां आई डेमोक्रेसी। सुनो जी, लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा सरकार चुनी गई। डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है और एक नजर से देखा जाए तो उससे ज्यादा बड़ा घटिया कोई चीज नहीं है। क्यों? यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, उन लोगों ने देखा कि 74% लोग तो सिनाली है, 74% लोग सिनाली है, बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो हम लोग कौन ऐसा काम किया जाए ना कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। कहां से? इन लोगों से वोट मिले। भाई लोगों के पास वोट है नहीं है, तो यहीं से शुरुआत होती है पॉलिटिक्स में, यहीं से शुरुआत होती है पॉलिटिक्स में, डर्टी पॉलिटिक्स। और इसको बोलते हैं पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स। पोलराइजेशन क्या होता है? किसी जात धर्म के, किसी पर्टिकुलर रिलीजन की अगर ज्यादा संख्या है ना, तो उस रिलीजन को वो लीडर क्या करता है? बेनिफिट देना शुरू करता है। क्यों? वोट लेने के लिए। तो ये सिंहाली लोगों को वहां का जो गवर्नमेंट चुना गया था, वहां की सरकार ने ऐसा पॉलिसी लगाई, पहला काम किया, सिन्हाला को श्रीलंका का वन एंड ओनली वन ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। 1956 में, 1956 में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बना दिया गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 18% तमिल है, तमिल को कोई पूछा नहीं कि सेकेंड लैंग्वेज में बना है। दूसरा काम क्या हुआ? इन लोग ऐसा पॉलिसी लाया जिसके कारण से सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला के लोग ही जाएंगे। तो ऐसा प्रिफरेंशियल पॉलिसी लगाए लोग जिससे सिन्हाला लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलने लगा और सिन्हाली लोगों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने लगा। कुछ दिन के बाद क्या हुआ? तमिलियन को फील होने लगा कि हम लोग को यहाँ पे डिसरेस्पेक्ट किया जाता है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ये गरीब होते गए। इनका जब आप देखिएगा यहाँ पे पुराने जमाने घर अभी भी वैसा ही है, तो एकदम इनकी हालत बहुत ही दयनीय थी और है। अब देखिए ये तो आपके यहाँ इंटरनल मैटर हो गया, एक एक्सटर्नल मैटर भी हुआ यहाँ पे। उस एक्सटर्नल मैटर, पहले इसको इंटरनल मैटर को समझ लेते हैं। क्या हुआ था बाबू? यहाँ पे तमिल लोग फील करने लगा कि हमें श्रीलंका का गवर्नमेंट अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करती है, इसीलिए हमको अपना खुद का पार्टी बनाना चाहिए। तो कई यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी तमिलियंस के द्वारा बनाई गई और उसी पार्टी में से एक आतंकवादी ग्रुप बनता है एलटीटी। प्रभाकरन इसके हेड रहते हैं, लिबरेशन ऑफ टाइगर ऑफ तमिल इल्म। इनका मानना था कि हमारा श्रीलंका में अगर हमको रखना है तो हमको वोट देने का अधिकार दो, हमको एजुकेशन दो, हमको गवर्नमेंट जॉब दो, हमारी भाषा को भी मान्यता मिले, और नहीं तो हमारा देश अलग करो और हमारे देश का नाम इधर नॉर्थ में रखो और इसका नाम रखेंगे जाफना। आप देखिएगा एक फिल्म है मद्रास कैफे, उसमें मद्रास कैफे में राजीव गांधी को मारने का प्लान बनाता है ह्यूमन बम से, रियल स्टोरी है। और मद्रास कैफे में जाफना का पूरा स्टोरी दिखाया गया, ये रियल कहानी है। ये तो इंटरनल बात हो गया। उसी समय क्या हुआ था? अमेरिका में और रसिया में शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार। उसमें क्या हुआ था? यहाँ पे एक हम्बनटोटा बंदरगाह है, हम्बनटोटा बंदरगाह को अभी चाइना अपने कब्जे में ले चुका है। कोल्ड वार जो है ना, खाली मुंह से वार चलता है, लड़ाई रियल में नहीं होती है, शीत युद्ध बोलते हैं। तो अमेरिका का टावर, अमेरिका ने श्रीलंका को ये मना लिया था कि हमारा एक वॉच टावर यहाँ लगेगा, वॉच टावर हम्बनटोटा बंदरगाह पर। और रसिया जो भी आएगा यहाँ पे, रसिया, तो रसिया का सब एक्टिविटी की हम निगरानी करेंगे लड़ाई के लिए, कि अगर आने वाले दिनों में, बहुत दिनों के बाद अगर लड़ाई लगता है तो हम रसिया को क्या करें? मार सकेंगे यहाँ से। अभी बता दें, अभी आपको यहाँ पे इंडिया से, यहाँ पे बताए थे आप लोग को जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे 9th क्लास में, यहाँ पे इंडिया के सबसे नीचे आइएगा, श्रीलंका तक बड़ा ना करके दिखाएं, यहीं पर श्रीलंका खत्म होता है। इंडिया के यहाँ पे 2 आइलैंड है, 2-3 आइलैंड है, उस पर अभी भी अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस का कब्जा है। और इन लोगों का यहाँ पे नेवी और आर्मी दोनों रहती है और पूरे एशिया पर इन लोग नजर डालती है कि अगर कभी एशिया में किसी कंट्री से लड़ाई होता है ना तो यहीं से बम गिराएंगे, अभी भी है।
यहाँ पे आपको इंडिया के जस्ट नीचे, बहुत नीचे आइएगा तो ठीक है, मालदीव से बहुत नीचे। चलो यहाँ पे घटना समझते हैं। तो यहाँ पे अमेरिका यहाँ पे वाच टावर लगाने वाला था, काहे के लिए? रसिया का एक्टिविटी को देखने के लिए, ठीक है, रूस का एक्टिविटी देखने के लिए। अभी चाइना आया या तुम लोग कुछ पते नहीं है। तो उस समय रसिया का सबसे दोस्त था इंडिया। रसिया ने बोला इंडिया को कौन उपाय करो ना, बड़ी उड़ रहा है श्रीलंका, हम तो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, नहीं तो मान लो एक दुश्मन पहले से यहाँ आया है, अपना दोस्त बनाया है, हमारा दुश्मन है उसका ही दोस्त है, अगर हम जाएंगे इसे दुश्मनी करने तो हम लोगों को डायरेक्ट मारना होगा। तो रसिया बोला इंडिया को कौन उपाय करो। तो इंडिया ने क्या किया, जो तमिल लोगों का प्रॉब्लम चल रहा था ना, उस आग में और घी डाल दिया। बोला हाँ तमिलों का प्रॉब्लम जो है सही है, तमिल को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, उनका लैंग्वेज का, भाषा का ये मिलना चाहिए, और नहीं तो उनका नया देश बनना चाहिए। इंडिया आग में घी डाल दिया। अब तमिल लोग और उड़ने लगा। आपको बता दें एक ऐसा आतंकवादी संगठन था ये, इनकी खुद की आर्मी थी, इनका खुद का 16-17 हजार इनकी आर्मी थी, खुद का एयरफोर्स था, खुद का आपको नेवी था। इन लोगों ने 22 गो एमएलए का और 9 गो एमपी का मर्डर किया था। वहां के एक प्रेसिडेंट को, पूर्व कितने प्रेसिडेंट को, अपने इंडिया के प्रधानमंत्री को भी मारा है लोग। इन लोग ह्यूमन बम बनाने वाला ऐसा बम बनाता था कभी डिटेक्ट नहीं होगा, एकदम भयानक था। एलटीटी देखिएगा आप मद्रास कैफे में, वहां पे दिखाया गया कि एलटीटी लो, लिबरेशन ऑफ टाइगर ऑफ तमिल इल्म, लड़ाई करते समय में कैसे एक्टिवेट हुआ। ये आकर खत्म हुआ 2009 में खत्म हुआ, पर भागना को जो मारा गया है। एक 80 के बाद ये शुरू हो गया था। जब ये लोग डिमांड करने लगा, जब ये एलटीटी डिमांड करने लगा, यहाँ पे सिविल वार बाबू शुरू। क्योंकि मान लो तमिल लोग यहाँ पे कंडेंस है, डेंसिटी का तमिल लोग यहाँ पे है, लेकिन कोई जरूरी है कि तमिल इधर नहीं आएगा, कोई तमिल इधर काम कर रहा होगा। जिधर देखा लो सिनानी लोग, तमिलों की संख्या कम है, वहीं पे मारना शुरू। इधर करो सिनानी तमिल के एरिया में गया, वहीं पे मारना शुरू। कई हजार लोग मारे गए थे इस सिविल वार में, और 30 साल 40 साल ये सिविल वार चला। श्रीलंका का इकोनॉमी एकदम डाउन। अब देखिए सुनिए, यहाँ पे कौन टावर लगाने वाला था? अमेरिका टावर लगाने वाला था। श्रीलंका अब क्या बोलता है इंडिया के पास आकर कि बड़ा भाई कौन मदद करो, हम लोग सिविल वार से जुड़ रहे हैं, ऐसे भी तमिल आप ही के लोग हैं, कुछ हेल्प कीजिए। तो भारत सरकार ने अपनी आर्मी को करीब बोला, इंडियन बोला कि ठीक है हम हेल्प तो करेंगे, एक वो शर्त है क्या, तो जो अमेरिका का तुम टावर लगा रहे हैं इसको उखाड़ो। तो यहाँ पे डिप्लोमेट्स होता है, देश ऐसे नहीं चलता, बड़ी मुश्किल है देश चलाना। अपना राजदूत से यहाँ राजदूत रहता है, और यहाँ पे श्रीलंका का राजदूत इंडिया में रहता है, और दोनों राजदूतों के बीच में हमारे राजदूत जब वहां जाएगा तो वहां के विदेश विभाग, और उसके राजदूत यहाँ आएगा वहां के विदेश विभाग में, अंदर रूम में बैठकर ये सभी डिबेट होती है, जब हमको पता नहीं लगता है। तो यहाँ पे इस टावर का कैंसिल हुआ, तब इंडिया अपना भयानक आर्मी भेजता है। 1500 इंडियन आर्मी भी मारे जा चुके हैं उसमें सिविल वार में। इंडिया अपना आर्मी भेजा यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और अंततः जाकर 2009 में ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। प्रॉब्लम क्या सॉल्व है? एलटीटी को मार दिया गया, पूरे एलटीटी के जितने मेंबर थे, जितने रिबेलियंस थे, सबको खत्म कर दिया गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम वही है, इनको कोई दर्जा नहीं मिला है, थोड़ा बहुत दर्जा मिला है। इसलिए देखिएगा श्रीलंका कितना खत्म स्थिति हो गया था, देखे थे ना इकोनॉमिक स्थिति में। सिविल वार हमेशा चलता रहता है। देखिए दो देश आपने देखा, देखो इधर देखो, सुनो, अगर यहाँ पे एक काम करना था डेमोक्रेसी में, अगर एक ये अपने आप का मालिक है, जो मन कर रहा है बैग उठा दे रहा है, जो मन कर रहा है जब कुछ बोल दे रहा है। श्रीलंका में और बेल्जियम में प्रॉब्लम सेम। बेल्जियम वाले सुनो, बेल्जियम वाले पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाएगा
कि सबको अच्छे से जीने का अधिकार देगा। इन लोग इतना मार, इतना लड़ाई, इतना मर्डर होने के बाद भी थुथु सब सुनबे नहीं करेगा सिनारी लोग। अभी का वहां पे कंडीशन वैसे है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही भाषा है, वही चीज चल रहा है। जो दब रहा है दब रहे, जो मारे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं, कोनो इन लोगों को मतलब नहीं है। जब ऐसा ये पावर शेयरिंग नहीं हुआ, इन लोगों ने पावर शेयरिंग नहीं किया, ये देश का हालत आप देख चुके हैं। राष्ट्रपति के घर में आम आदमी घुस के जाकर सेल्फी ले रहा था। अभी जब श्रीलंका में प्रॉब्लम हुआ, राष्ट्रपति के हो घर में घुस के किचन में जाकर मैगी बना के चाय पी रहा था, सब मैगी बना के खा के चाय पी रहा था। ये राष्ट्रपति यही हालत हो गया था। श्रीलंका भीख मांगने पर कगार पे आ गया है। कोनो भी देश अगर धर्म के आधार पर गवर्न होगा, धर्म के आधार पर अगर वहां पे पावर शेयरिंग किया जाएगा, कुछ लोगों को सताया जाएगा, उस देश में डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। आप खुद सोचिए, अगर यहाँ पे थोड़ा भी दंगा होता है तो आप लोग पढ़ने आइएगा? नहीं। हमारी चौपट, हम लोग अंकल को पैसा नहीं देगा, आपका पढ़ाई चौपट, पूरा इकोनॉमिक्स ठप हो जाता है। ये लोग बहुत होशियार आदमी है, इन लोगों ने ऐसा ऐसा दिमाग लगाया है। हम लोग पढ़ेंगे लोग कि सबको यहाँ पे जीने का अधिकार मिला। देखिए अपने इंडिया में, देखिए इंडिया में क्या हुआ है, जो अभी इंडिया में अरे थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए था। देखिए यहाँ पे अभी जब आप सिविक्स पढ़ते हैं तो करेंट इशू को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका केस स्टडी से क्वेश्चन आ सकता है करेंट इशू से। यहाँ पे देखिए, यह आपका है आसाम है बीच में, है आपका अरुणाचल प्रदेश है नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये है मणिपुर। मात्र 22,000 22,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। बिहार आपका 94,000 किलो स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। मणिपुर की जनसंख्या मात्र 28 लाख है। हुआ क्या है मणिपुर में, ये देखिए, चारों मणिपुर का यहाँ देखो, हाई मैप इस तरह का है, यहाँ चारों तरफ ऐसा, ये है पहाड़ी इलाका है जी, चारों तरफ। मणिपुर में जो साइड साइड से है ना, पहाड़ है, और यहाँ पे ट्राइबल्स जो लोग रहते हैं, उसमें बहुत सारे ट्राइबल्स लोग हैं, लेकिन उसमें दो ट्राइबल्स हैं, मनी और कुकी, कुकी और मनी बोल के दो ट्राइबल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। इनकी संख्या है 16%, कुकी की संख्या है 16%, मनी की संख्या भी कुछ है, मतलब 10-15 ट्राइब्स को मिलकर ये 40% होता है। 10-15 ट्राइब यहाँ रहता है, इनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे समझो, इसको बड़े मैप में समझो। कुछ बात सही करेगा है यहाँ पे, यहाँ पे जो रहता है कुकी, ये 16% है। और भी ट्राइब्स है, कुछ है गारो ट्राइब्स है, कुछ कुकी है, कुछ मनी ट्राइब्स है। ये सब मिलाकर जितने भी एसटी है, शेड्यूल ट्राइब है, इनकी संख्या 41% है। एसटी सुनिए, इन पहाड़ों में इनको अधिकार मिला है कि इन पहाड़ी इलाका में जब भी जमीन खरीदेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये एसटी के लोग ही खरीदेंगे, बाहर के लोग, यहाँ के लोग आकर नहीं खरीदेंगे। इनको जब आपका देश पहले ये अंग्रेजों के कब्जे में था, राजाओं के कब्जे में हुआ, इसके बाद हमारे देश में आया, 1972 में मणिपुर को इंडिया में मिलाया गया, उस समय साइन हुआ है। एसटी को लोग को बसाने के लिए यहाँ पे ये प्रावधान हुआ है, संविधान में स्पेशल दर्जा मिला हुआ है कि यहाँ पर का जमीन सिर्फ और सिर्फ एसटी लोग खरीद सकते हैं, गैर लोग नहीं खरीद सकते हैं। ये जो पूरा पॉपुलेशन है 41%, ये लोग क्रिश्चियन है। यहाँ पर का एसटी लोग, यहाँ पर एसटी का दर्जा मिला हुआ क्रिश्चियन है। बीच में जो जनसंख्या रहती है, इसको मैताई बोलते हैं, मैताई प्रजाति के लोग बोलते हैं। ये है, इनको मिला हुआ है एससी, शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिला हुआ है, एससी। लेकिन ये देखो बीच में पहाड़ है, यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे जो थोड़ा सा नॉर्मल जगह है, यहाँ के लोग का इकोनॉमिक कंडीशन मेताई लोग का बहुत अच्छा है। 60 वो सीट है मणिपुर में, 40 वो सीट इन्हीं लोग जीतते हैं, यानी कि इनकी संख्या भी 41% है। लेकिन कुछ इधर उधर से मिलकर 60 को में से 40 को सीट यही जीतते हैं लोग। इसमें क्या है, हिंदू और मुस्लिम है, दो जात के लोग, दो धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। हुआ क्या है, हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ने एक ऑर्डर दिया है कि इन लोगों को भी इधर जमीन खरीदने का अधिकार दिया जाए। सुनिएगा, मेताई के जो लोग हैं ये इकोनॉमिकली अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में एजुकेटेड लोग हैं, और पॉलिटिक्स में इन्हीं का दबदबा है, डोमिनेटेड लोग है। ये जो साइड के लोग हैं, एसटी लोग, ये डोमिनेटेड नहीं है, ये गरीब है, इनके पास सिर्फ जमीन है। तो इनका कहना है कि अगर ये अधिकार इनको मिल जाएगा मेताई को हमारे एरिया में जमीन खरीदने का, तो इनके पास पैसा है, हमारे पास तो एक बचा है जमीन, ये जमीन भी इनसे छीन लिया जाएगा, ये जमीन भी इनसे छीन लिया, हमसे छीन लिया जाएगा। इसीलिए कुकी जनजाति और भी एसटी के लोगों ने यहां पर आकर प्रदर्शन करना शुरू किया, समझे। कुकी जनजाति के लोग, ये प्रदर्शन धीरे धीरे वायलेंस में बदल गया। अभी जो रिसेंट घटना है, 4 अप्रैल या 6 अप्रैल को एक घटना हुई, इनके बीच में एक, यहाँ पे एक गांव है, ये किसका है, कुकी जनजाति का गांव है जी, कुकी जनजाति का गांव। यहाँ मैक्सिमम लोग यहाँ रहते हैं, बोले नहीं है। मान लो कोई मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है तो वहां पे एक आध गांव तो हिंदू का रहेगा, हिंदू डोमिनेटेड एरिया है एक आध गांव मुस्लिम का रहेगा। तो यहाँ पे जो कुकी का गांव है ना, कुकी कौन सा है, एसटी लोग हैं। यहाँ पे 4-5 अप्रैल को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, उसपुर को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। क्लास हो जाने दो। तो क्या होता है, सुनो, 4 से 5 अप्रैल को यहाँ पर मेताई लोग आते हैं, क्रिश्चियनों के घर को जलाते हैं, और इनके मैंने दंगा टाइप का सिचुएशन हो गया है। यहाँ से सब लोग गांव छोड़कर भाग जाते हैं। एक घर के 5 लोग, एक बाप, उसका बेटा, उसकी पत्नी, उसकी बेटी और एक बुढ़िया, 5 लोग एक जंगल में जाके छुप जाते हैं। मेताई जो लोग हैं उनके पास वेपन्स, हथियार, टंगली, हसुआ सब कुछ था, मतलब एकदम दंगा का सिचुएशन। यहाँ से जैसे पुलिस की गाड़ी क्रॉस करती है, ये 5 जाकर इस पुलिस की गाड़ी में छुप जाते हैं और कहते हैं कि हमको पार करा दीजिए, हमारे एरिया में ले चलिए, या कहीं हम लोग सेफ जगह पे ले चलो। 2 पुलिस वाला रहता है, जब भीड़ आती है पुलिस वाले से छीन लेती है और पुलिस वाला दे भी देता है 5 लोगों को। क्या करता है लोग, तीनों औरतों को ये लोग पूरा नंगा कर दिया, पूरा नेट, ऐसा पूरे दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। इवन मुगल इतना बर्बर थे ना, इतना आतंकवादी थे, उन लोगों ने कोई ऐसा घटना किया है, पूरे दुनिया में किसी रेस के लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा। पूरे 3 लड़कियों को नंगा कर दिया था। एक बुढ़िया थी 58 वर्ष की, जो लेडी थी 41 वर्ष का, उसका हस्बैंड जो है ना कारगिल में था, आर्मी है, और एक 21 वर्ष की लड़की है। और जब उसका बाप और उसका भाई जब विरोध किया तो उनको वहीं पीट पीट के मार दिया गया। और इनको नंगा ही नहीं किया गया, यहाँ से इस गांव से लेकर दूसरे गांव तक पीछे से लोग पत्थर मार रहे थे, उनके प्राइवेट पार्ट को टच कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि आप किसी को पीछे से गाली देते लड़की को, वो रेप के कैटेगरी में आता है। ये क्या होगा, यहाँ पे इसको परेड कराते हुए एक गांव से दूसरे गांव में लेकर जा रहे हैं। और ये अभी तक हंसी आ रहा है, आप कभी फील करके देखिएगा, किसी के साथ हो सकता है। अगर हमारे घर में अगर ऐसा होगा तो हम जीने लायक रहेंगे, नहीं जीने लायक रहेंगे। ऐसा नहीं करे कि हमारे दुश्मन के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पे एक गांव से दूसरे गांव में लेकर जाते हैं इनको, परेड कराते हुए नंगे, और दोनों आदमी को मार दिया जाता है। और ये वीडियो भी लोग बनाते हैं। और कुछ दिनों के बाद कुछ यहाँ पे कुछ नहीं होता है, इलेक्शन हो रहा है, नेता लोग जा रहे हैं, पुलिस जा रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं। जब वीडियो वायरल होता है यहाँ पे, तब प्रधानमंत्री जी आके हम बात करते हैं कि हमको बहुत शर्म लग रहा है, और तब उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है 4 आदमी को। क्यों, आप देखो यहाँ पे क्या है, पावर से शेयरिंग से कैसे रिलेटेड है। क्या आपको ये लोग देखिए, 60 को में से 40 को इनको जीतता है, 20 को इनको जाता है, संख्या सेम।
अगर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे दिमाग लगाया गया रहता कि सबको समान जीने का अधिकार यहाँ पे रहता, तो क्या ये दंगा होता? नहीं दंगा होता। पावर शेयरिंग यहाँ पे सही हुआ है? नहीं। श्रीलंका की तरह यहाँ भी है, प्रिफरेंशियल पॉलिसीज अप्लाई किया जा रहा है, जिसकी संख्या ज्यादा है, जहां से ज्यादा वोट मिल रहा है, चलो उसी के पक्ष में बात करो। बस जहां जहां भी ये होगा वहां वहां ये सिचुएशन प्रॉब्लम होगा ही होगा। जहां आप सोचते हैं कि हमारा बहुसंख्यक है ना, तो कहीं ना कहीं तुम अल्पसंख्यक रहोगे, किसी न किसी गांव में आप अल्पसंख्यक रहिएगा, किसी किसी स्टेट में आप रहिएगा। तो ऐसा मानना चाहिए कि हम लोग को पावर शेयरिंग करना कितना जरूरी है। देख रहे हो, बहुत जरूरी है पावर शेयरिंग। कल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे श्रीलंका ने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। बैठे रहो आप लोग, बैठे रहो।